हेलो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन पे आज हम डिस्कस करते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ ICL5 एंड ICL4 नेगेटिव आयन रेस्पेक्टिवली इज, इन दोनों की ज्योमेट्री बतानी है। ये आया है 2019 के मेंस में। कैसे निकालेंगे? देखो, दो तरीके हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के। या तो आप फॉर्मूला लगाओ या आप ज्योमेट्री बनाओ, जो आपको सुटेबल लगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए हम ज्योमेट्री बनाते हैं। ICL5 5 हैं। सबसे पहले पता है बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न होता है, जो नए नए इसकी तैयारी करते हैं, जो करते जा रहे हैं, जैसे जो ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए तो दिक्कत नहीं आती है स्ट्रक्चर बनाने में, वो फटाक से बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, यानी कि जो 11th में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, और अभी अभी तैयारी शुरू करी है उन्होंने, तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम किस तरह से बनाएं स्ट्रक्चर को, हम क्या एज्यूम करें, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल एज्यूम करें, हम क्या एज्यूम करें। तो आपको कुछ एज्यूम नहीं करना है, आप बस सीधे डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लगाओ। सबसे आसान सा तरीका बता रही हूँ मैं। फॉर्मूला लगाओ, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंटर मैटर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंटर मैटर कौन सा होगा? आयोडीन। आयोडीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं? 5। क्लोरीन के कोई चार्ज नहीं है, इसकी बात हो रही है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। कितना आ गया? 6 आ गया आपका। 6 का मीन्स मतलब क्या? sp3 एक रफ आइडिया लग जाता है कि sp3 होगा। तो अब आपके दिमाग में एकदम से बात घूम जाएगी, sp3 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। 6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल, ठीक। अब ऑक्टाहेड्रल की शेप में हम इसको सजा देंगे। ऑक्टाहेड्रल कुछ इस टाइप का होता है, क्लियर है। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। कुछ इस टाइप का होता है ऑक्टाहेड्रल। आगे बात समझ। उसमें हम क्या करेंगे? हम 5 हैं। जब 5 होते हैं, पहले तो यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। अब यहाँ पे क्या आएगा? देखो, आयोडीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर होगा, डेट इज दिस 6 7। अब ये हो गई स्ट्रक्चर ICL5 की। यहाँ पर एक लोन पेयर आपको दिख गया, ठीक। यानी कि ये प्योर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहाँ वेस्पर थ्योरी लागू हो रही है। यानी कि जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप हो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, वहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। और डिस्टॉर्शन में क्या स्ट्रक्चर निकल के आती है? स्क्वायर पिरामिडल। हमने पढ़ा था, जब एक लोन पेयर होता है ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है और स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाती है, ठीक है ना। देखिए, ये थोड़ा सा लर्निंग है, आपको याद करना पड़ेगा कि क्या शेप बनती है, और आपको उसका रीज़न जानना है। तो आपके जान लीजिए, लोन पेयर की वजह से क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पास में आ जाते हैं और कुछ जो है धरातल से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन लोन पेयर होने की वजह से, जैसे मान लीजिए ये हाथ है मेरा, लोन पेयर यहाँ पर है, ये ऊपर लोन पेयर है, तो ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? इस तरह से बेंड हो जाएगा, डेट इज स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई बात? ठीक भैया, ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। अब चलिए ICL4 माइनस की बात कर लेते हैं। इसमें भी आप लगा लो, ICL4 माइनस लगाओ। इसमें हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल कितने? 7, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं? 4। एक माइनस चार्ज जोड़ दिया हमने, 6 आ गया, ठीक है। यहाँ भी sp3d2 है। अब यहाँ क्या स्ट्रक्चर सेम होगी? नहीं, देखते हैं, लोन पेयर तो नहीं है कहीं। यहाँ तो भाई 4 एटम दिख रहे हैं, तो 2 लोन पेयर तो साफ दिख रहे हैं। देखो, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4, तो 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी ICL4, और यहाँ पे 2 लोन पेयर, एक ये और एक ये, ठीक है ना। अब जब हमने पता था 2 लोन पेयर होते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? स्क्वायर पिरामिडल एंड स्क्वायर प्लेनर, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाया करते हैं। ये 2018 मेंस में आया है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं I3 माइनस में। तो पहले तो I3 माइनस का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर मेटल एटम, कितने हैं? आयोडीन के 7, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। अब एक आयोडीन से 2 आयोडीन जुड़ी हुई हैं, तो मोनोवैलेंट कितने हो गए? 2 गए। और
प्लस चार्ज ऑन एनायन, एनायन का चार्ज 1 है, कैटायन यहाँ है नहीं, कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि sp3d। sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हमें ये याद होना चाहिए कि हर एक हाइब्रिडाइजेशन में क्या ज्योमेट्री बनकर आती है। अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की बात है तो हम उसकी स्ट्रक्चर बनाएं, कुछ इस तरह से होगी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की। ठीक है, रफ आइडिया हमने लगा लिया पहले। अब हम लगाते हैं एटम, 2 आयोडीन एटम हमें लगाने हैं, तो हम कहाँ लगाएंगे 2 आयोडीन एटम? एक आयोडीन एटम हमारा ये आ गया और एक एटम हमारा ये आ गया। ठीक है, अब बचे हमारे लोन पेयर, तो वो तीनों के तीनों यहाँ पर इक्विटोरियल पोजीशन पर सज जाएंगे। ठीक है, ये हमारे अब 3 लोन पेयर क्यों हुए भाई? देखो यहाँ 2 बॉन्ड पेयर हैं, टोटल 5 है, 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं यहाँ पे, एक आयोडीन से 2 आयोडीन जुड़ी हुई है, तो 3 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हो, वो कैसे? आयोडीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 से बॉन्डेड हो गए, बचे 5, 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा इस पे निगेटिव आयन है, डेट इज 7। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहां देखो आप, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने कितने हैं? 2। बच्चे पता क्या करते हैं? 1 2 3 लिखा, डायरेक्ट फटाक से आंसर मारा, आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अब आप लोन पेयर कितने होते हैं, क्या इन आयोडीन को आप भूल रहे हो? केवल इसी आयोडीन को देखा, इनको भूल गए? देखो एक तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होंगे आउटरमोस्ट ऑर्बिटल? 7, एक इसके साथ बॉन्डेड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनको थोड़ा भूल जाओगे। अब गिनो कितने हुए, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 6 7 8 9, डेट इज 9 लोन पेयर। आगे बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन और भी बदल के आ सकता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन है द स्पीशीज हैविंग पिरामिडल शेप इज, कैसे निकालें इसको? तो उसके लिए तो भाई हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन में पिरामिडल में आप अपना दिमाग घुमाओ कि पिरामिडल हमने कहाँ पढ़ा था? एक्सेप्शन में पढ़ा था, यानी कि वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन तो कहता है जिसका टेट्राहेड्रल है शेप। ठीक है, टेट्राहेड्रल यानी कि sp3 हाइब्रिडेशन पे टेट्राहेड्रल है। तो sp3 हाइब्रिडेशन में जब एक लोन पेयर होता है तो कितना हो जाता है? बिगड़ के शेप पिरामिडल हो जाती है, डिस्टॉर्टेड शेप। जब एक लोन पेयर होता है तो यानी कि हमारे पास एक ऐसी स्पीशीज आए निकल के जिसका sp3 हाइब्रिडेशन हो और एक लोन पेयर हो। ठीक है, ऐसे हम अंदाज मारते हैं पहले। चलो अंदाज लगाओ। अब SO3 का निकालते हैं। SO3 के केस में ये इसकी स्ट्रक्चर बनकर आती है SO3 की। नहीं तो आप अपना फॉर्मूला लगाओ, हाइब्रिडेशन निकालो। आउटरमोस्ट ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन, कोई मोनोवेलेंट नहीं है, कोई कैटायन नहीं है, कैटायन नहीं है, 3 यानी कि sp2, और ये स्ट्रक्चर से भी आ रहा है sp2, 3 बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। ठीक है, sp2 कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब यहाँ देखते हैं BRF3 में, यहाँ भी 3f। ठीक है, लेकिन पहले हाइब्रिडेशन निकाले हम इसका, हाफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 मोनोवेलेंट, कोई कैटायन कोई एनायन नहीं, 5 आ गया हमारे पास। 5 यानी sp3d, यानी कि ट्राइगोनल sp3d, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो गया। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का मतलब क्या हो गया? अब हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर इस तरह से करेंगे हम, जब हमें पता चल गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, इस तरह से। ठीक है, 2 लोन पेयर होंगे, वो कैसे? देखो 7 होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 लोन पेयर हो गए हमारे पास। अब जब 2 लोन पेयर हो गए तो यहाँ पर बताओ कुछ कंडीशन मिल रही है। यहाँ तो sp3d हाइब्रिडेशन, और हमें क्या चाहिए? sp3 हाइब्रिडेशन चाहिए पिरामिडल शेप के लिए। यहाँ तो कुछ है ही नहीं एक्सेप्शन पर पिरामिडल का जुगाड़। ठीक है भाई, चलो भाई अब यहाँ चलते हैं, SiO3 पे देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पे भी निकाल लो। सिलिकॉन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन फैमिली का है, मोनोवेलेंट कोई नहीं है, एनायन पे चार्ज 2 है, 3 यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, और -2 चार्ज इस पर आ जाएगा, क्योंकि इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास पहले से है। sp2 हाइब्रिडेशन यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि यही होगा। अब कैसे होगा ये भी देख लीजिए। अब यहाँ देखिए आप, हम फॉर्मूला लगाते हैं
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर मेटल एटम। अब यहाँ पे O होगा सेंटर मेटल एटम या S होगा? सेंटर मेटल एटम चूज करने का मैंने एक तरीका बताया था, आपको याद हो तो मैंने बताया था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वो सेंटर मेटल एटम होगा और संख्या में कम होगा। दोनों ही एक एक संख्या में है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी कम है? सल्फर की कम है, तो हम इसको सेंटर मेटल एटम मानेंगे। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट सिर्फ फ्लोरीन है, कोई चार्ज नहीं है, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया, यानी कि sp3 आ गया। चलो भैया sp3 आ गया। अब स्ट्रक्चर हम बना ही लेते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर, ठीक है, और यहाँ पे एक ये ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन, देन एक ये फ्लोरीन, और यहाँ पर क्या होगा? कोई लोन पेयर? 1 2 3 4, क्यों नहीं होगा भाई? 5 6, ये एक लोन पेयर। ठीक है, हो गई पिरामिडल शेप। एक लोन पेयर होने पर जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक लोन पेयर होता है तो शेप कैसी हो जाती है? पिरामिडल। मिलनी है आपको आंसर। ठीक, इस तरह से हम निकालते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा ये बताना है। तो हम क्या करेंगे भाई? फटाफट हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। NF3 की बात करें, देखो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 प्लस मोनोवैलेंट 3, 8, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में तो कोई कंडीशन होती ही नहीं है प्लेनर की, तो ये होगा ही नहीं। NCl3 की बात करें, ये भी इसी तरह से होगा जैसे NF3 है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा, चाहे आप निकाल के देख लो, तो ये भी प्लेनर नहीं है। PS3 की बात करें, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के प्लस मोनोवैलेंट 3, यानी कि sp3, यहाँ भी प्लेनर नहीं है। अब बचा BF3। BF3 के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 मोनोवैलेंट अपॉन 2, 3 का मतलब sp2 यानी कि ट्राइगोनल प्लानर। यहाँ प्लानर का मतलब क्या है? यानी कि एक प्लेन में स्ट्रक्चर, यानी कि 2D स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर BF3 की होती है, एक प्लेन में है, 2D है, डेट इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लानर। तो ऑप्शन हो गया हमारा D। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन किया जाता है। डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? अब ये कैसे निकाले भाई? हमें डायपोल मोमेंट याद तो रखनी नहीं पड़ते, कितना याद करेंगे, किस मॉलिक्यूल को याद करेंगे? तो अब हम यहाँ आइडिया लगाते हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि कार्बन पर 4 एटम बॉन्डेड है, 3 हाइड्रोजन के 1 Cl के, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। ठीक है, एक Cl यहाँ से जोड़ दिया, एक HA, एक HA और ये HA। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो एक Cl मैं यहाँ जोड़ दूँ, एक H यहाँ, एक Cl यहाँ, एक H यहाँ। ठीक, इसकी स्ट्रक्चर देखें, एक H यहाँ, Cl यहाँ, Cl यहाँ, Cl यहाँ। CCl4 में देखें, चारों Cl अरेंज हो जाएंगे। कितना क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो आप, हम यहाँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे किस डायरेक्शन में वो जाएगा। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है तो डायरेक्शन कैसे बनी? इस तरह बनी। यहाँ पर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C ज़्यादा है, तो इधर की ओर जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, ठीक। अब देखो ये कंडीशन, तो यानी कि तीनों किसकी तरफ जा रही है? C की तरफ को बढ़ रहा है डायपोल मोमेंट, और नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो फाइनल डायपोल मोमेंट हमारा किधर की ओर जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ कंडीशन देखें, यहाँ पर इधर जा रहा है CCl के बीच में, यहाँ इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ इधर जा रहा है। ठीक, ये इधर जा रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ डिस्पर्स हो रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ डायपोल मोमेंट Cl नीचे की ओर खींच लिया, कुछ ऊपर खींच गया, थोड़ा कैंसिल हो गया, यानी कि जितना डायपोल मोमेंट इससे था यहाँ पर इससे थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं छोटा तीर दिखा देती हूँ, डेट इज लेस। ये नेट वाला है जो मैं नेट बना रही हूँ, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि। ठीक, यहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या है? ये Cl अपनी तरफ खींचा, इस Cl ने अपनी तरफ खींचा, इस Cl ने अपनी तरफ खींचा, यहाँ H ने इसको दिया। अब देखो यहाँ एक तरफ नहीं खींच रहा है, तीनों तरफ खींच रहा है। ये खींच रहा है, जैसे होता है ना, एक चीज़ हो गई, मतलब हाथ में ये एक चॉकलेट है, ये एक अपनी तरफ खींच रही है, वो उधर खींच रही है, ये इधर खींच रही है, ये तो दे ही रहा है, लेकिन ये 3 अलग खींच रहे हैं, डिस्पर्स हो जाएगा। फाइनल डायपोल मोमेंट क्या होगा? कुछ लेस हो जाएगा, यानी कि दिशा तो धर को ही होगी डायरेक्शन, लेकिन ये भी कम होगा इसके मुकाबले। अब यहाँ देखो आप, यहाँ तो अलग ही बात चल रहा है। देखो ये ऊपर जा रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट तो 0 ही हो जाना है, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लिया एक कोई बॉल है, ठीक है, बॉल ले लो या आप कोई बड़ी सी चीज़ ले लो, उसको चारों तरफ से 4 हाथ बराबर खींच रहे हैं, तो वो अपनी जगह पर स्टेगनेंट रहेगी,
लेगी नहीं, जहाँ से ज़्यादा फोर्स लगेगा तब तो खींचेगी। जब फोर्स चारों तरफ से इक्वली लग रहा है तो वो तो अपनी जगह स्टेगनेंट रहेगी। वही कंडीशन यहाँ पर हो जाती है, ये स्टेगनेंट हो जाती है, तो क्या डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट कहाँ बढ़ रहा था, यहाँ पर सब इधर की ओर खींच रहे थे। जैसे मैं एक बच्चे को धक्का मारूं और उधर से एक बच्चे को और धक्का मारे तो फाइनली उधर को खिसक के चला ही जाएगा। डेट इज यानी कि सबसे मैक्सिमम डायपोल मोमेंट इसका हो जाएगा। हम ऐसे आइडिया लगाते हैं कि डायपोल मोमेंट कहाँ ज़्यादा होगा एग्जाम में, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड कोई याद नहीं रखता है, बस हमें इस तरह से गैस लगाना होता है कि क्या होगा और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। CX बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बतानी है। ये 4 ऑप्शन दिए होंगे कि ये सीक्वेंस होगा या फिर कुछ और सीक्वेंस होगा, इस तरह के 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। नीट 2021 में आया हुआ है। तो इसमें हम कैसे निकालें, हमें ये पता चल जाए कि किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है। बॉन्ड एंथैल्पी का मीन्स क्या है? इट मीन्स बॉन्ड एनर्जी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, डेट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस हमने पढ़ा था, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है बॉन्ड एनर्जी, यानी कि जब जैसे से बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी बॉन्ड एनर्जी घटती जाएगी। अब यहाँ देखो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है, आयोडीन का साइज ज़्यादा है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो यानी कि बॉन्ड एनर्जी भी घटेगी। तो यानी कि क्या सीक्वेंस होगा? सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भी ऑप्शन दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच हैज़ हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। हाईएस्ट डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालें, उसका मालूम कैसे करें? तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है डायपोल मोमेंट कब होता है। डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स में कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट होता है तभी डायपोल मोमेंट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट होगा तभी डायपोल मोमेंट होगा। तो डिफरेंस कब होगा? जब एक ज़्यादा पोलर होगा, एक पॉजिटिव पोल होगा और नेगेटिव पोल, यानी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी जिसमें, उसमें डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अब आप देखो, ये नाइट्रोजन फैमिली के ही सारे कंपाउंड है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। ठीक है ना। स्टार्टिंग कैसे होती है? पहले नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? नाइट्रोजन की। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसी के बनने वाले कंपाउंड में होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट का होगा अमोनिया में होगा। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्डिंग इज शोन बाय। स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्डिंग कहाँ होगी? एच बॉन्डिंग वहाँ होगी स्ट्रॉन्गेस्ट जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है इन सब में? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है और सल्फर है। कहाँ स्ट्रॉन्ग होगा भाई? फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है इक्विलेटरल शेप हैज़। आप इसको इंपॉर्टेंट डाल लो, बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं कि शेप का नाम ही बदल दिया भाई इक्विलेटरल, ये क्या होता है? ये 1988 में आया हुआ है। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है और कितना ज़्यादा खोटा है। ये छोटा है लेकिन खोटा है, छोटे हमेशा खोटे होते हैं। इक्विलेटरल शेप, इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान रखो, ये होती है ट्राइगोनल प्लानर। ये शेप होती है, ये शेप होती है ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, इक्विलेटरल शेप। जैसे एक त्रिभुज होता है, ट्राइंगल होता है, उसके तीनों एंगल कितने होते हैं? 120 डिग्री। तो ये कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, क्योंकि ट्राइगोनल प्लानर यही होती है, तो आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल। इसमें देखो s ऑर्बिटल की शेप तो गोलाकार ही होती है, ठीक है, और एक p ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप करेगा भाई? इससे कैसे करेगा? एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेगा, और ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि s ऑर्बिटल गोल होता है। जब एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा तो बताओ क्या है बॉन्ड एंगल बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाया कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ ये ध्यान रखना है हमेशा s ऑर्बिटल से कैसी ओवरलैपिंग होगी? एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी। ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रा यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग कहाँ हो रही है? देखो H2O2 में क्या एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग होना पॉसिबल है? चलो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे H2O2 की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, क्या इसमें पॉसिबल है इंट्रामोलिकुलर? भाई पॉसिबल ही नहीं है। HCN में देखो क्या पॉसिबल है अंदर ही अंदर होना? इसमें पॉसिबल नहीं है। कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड में देखो CH3COOH, मैंने बताया था एसिटिक एसिड में तो डाइमर बनते हैं, ठीक है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर नहीं होती है, वो डाइमर होता है। कंफ्यूज नहीं होना, इंट्रामोलिकुलर नहीं है, वो डाइमर है। जो मैंने बताया था आपको कि जब मैंने डायपोल मोमेंट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि क्या होता है? डाइमर बनते हैं, डाइमर बनते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है
डायमर की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इंट्रामोलिकुलर यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और देखो यहाँ एक मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ी ना है, ये तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, यानी ये भी एक तरह से क्या है, इंटरमोलिकुलर। तो इंट्रा कहाँ होगी भाई, इंट्रा उसमें होगी, ये बात आप ध्यान रखो, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगी। कॉम्प्लिकेटेड कौन सी है, सेलुलोज। सेलुलोज की स्ट्रक्चर भाई नॉर्मली किसी को याद नहीं रहती है, ठीक है। एग्जाम में आपको सेलुलोज की स्ट्रक्चर नहीं बनानी है बैठ के, बस आपको ये फटाफट आंसर निकालना होता है। तो कैसे निकालोगे फटाफट आंसर, ये देखो सेलुलोज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, इन तीनों में नहीं है, दैट इज आंसर दिस, सेलुलोज में होगी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको करा दिए हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।